हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्री योर माइंड बाय लॉरा डॉड्सवर्थ एंड पैट्रिक फेगन बुक के बारे में। राजेश का जीवन अजीब सी उलझनों से भरा हुआ था। हर दिन जैसे बस एक नए संघर्ष की तरह लगता था। वो एक छोटे शहर का लड़का था और अपने हर काम में नाकाम होने का डर हमेशा उसे सताता रहता था। स्कूल में अच्छे नंबर नहीं, दोस्तों के बीच में अलग थलग और घर में माता पिता की उम्मीदें। राजेश को लगता था जैसे उसके आसपास की हर चीज उसे एक तय दिशा में धकेल रही है और वह बस खुद को खोता जा रहा है। एक शाम जब राजेश उदास होकर पार्क में बैठा था, उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित एक ऐसा व्यक्ति था जो देखने में साधारण था, पर उसकी बातों में कुछ खास था। उसने राजेश के चेहरे पर चिंता देखी और पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अमित ने मुस्कुराते हुए राजेश से पूछा, क्या बात है? कुछ तो परेशानी है, सही कहा ना? राजेश ने एक लंबी सांस ली और अपनी उलझनों को अमित के सामने रख दिया। उसकी बातें सुनने के बाद अमित ने अपनी जेब से एक किताब निकाली। उसने उसे खोलते हुए कहा, राजेश, तुम जानते हो, ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही उलझाए रखेगी अगर तुम खुद पर काबू नहीं रखोगे। ये किताब है फ्री योर माइंड, द न्यू वर्ल्ड ऑफ मैनिपुलेशन एंड हाउ टू रेजिस्ट इट बाय लॉरा डॉड्सवर्थ। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें शायद ये समझने में मदद करेंगी कि जो कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है वो सब एक तरह से मैनिपुलेशन है। राजेश थोड़ा चौंका। मैनिपुलेशन? क्या मतलब? उसने पूछा। मैनिपुलेशन यानी लोगों को अपनी बातों से या किसी चीज के जरिए इस तरह प्रभावित करना कि उन्हें लगता है कि वे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर असल में वे वही कर रहे होते हैं जो कोई और उनसे करवाना चाहता है, अमित ने समझाया। डॉड्सवर्थ ने इस किताब में बताया है कि हम हर दिन मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं और सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये मैनिपुलेशन कितना सटल हो सकता है। राजेश के चेहरे पर एक हल्की सी उलझन थी। अमित ने उसे देखकर आगे कहा, तुम्हें जैसे रोज रोज विज्ञापन दिखाई देते हैं, टीवी पर खबरें देखते हो, सोशल मीडिया पर जो चीजें ट्रेंडिंग होती हैं, ये सब हमें एक खास तरीके से सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के लिए सटली मैनिपुलेट करते हैं। डॉड्सवर्थ कहती हैं कि पहली चीज है अवेयरनेस ऑफ कांस्टेंट मैनिपुलेशन, यानी तुम्हें यह जानना होगा कि तुम हर समय मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हो, और अगर तुम इस अवेयरनेस को डेवलप कर सको तो तुम अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रख सकते हो। राजेश थोड़ी देर तक सोचता रहा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे मन में आता है वो सब मेरे खुद के विचार नहीं होते? उसने धीरे से पूछा। अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। कई बार तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से किसी चीज को पसंद कर रहे हो या किसी खास तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, पर असल में वो तुम्हारी पसंद नहीं होती। वो एक मैनिपुलेशन का नतीजा हो सकता है। ये विज्ञापन, राजनैतिक भाषण, यहां तक कि हमारे आसपास के लोग सब सब्टली हमें मैनिपुलेट करते रहते हैं। पर अगर तुम्हें इसका एहसास हो जाए तो तुम खुद को इस मैनिपुलेशन से बचा सकते हो। राजेश के मन में इस थॉट ने कुछ हलचल पैदा कर दी। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने उत्सुकता से पूछा। अमित ने हंसते हुए कहा, सबसे पहला स्टेप है कि तुम अवेयरनेस डेवलप करो। ध्यान दो कि किन चीजों से तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। जब भी तुम किसी प्रोडक्ट को देखकर खुश महसूस करते हो या किसी खबर को देखकर गुस्सा आता है, तो अपने आप से सवाल करो कि ये फीलिंग्स तुम्हारे हैं या किसी ने तुम्हें ऐसा फील करने पर मजबूर किया है। जब भी कुछ तुमसे रिएक्ट करवाना चाहे, तुम थोड़ा रुक कर सोचो कि क्या ये रिएक्शन तुम्हारा अपना है या किसी के इन्फ्लुएंस का नतीजा है। राजेश ने महसूस किया कि ये बातें उसकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकती हैं। उसने अमित से पूछा, ये सब जानकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब तक बस एक पपेट की तरह जी रहा था। अमित ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, सही कहा राजेश, लेकिन अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि इस दुनिया में हर जगह मैनिपुलेशन हो रहा है। डॉड्सवर्थ का कहना है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, तब हमारे डिसीजंस अपने होते हैं। ये अवेयरनेस तुम्हें खुद के प्रति सच्चा बनाएगी। राजेश ने गहरी सांस ली। अब वो खुद को पहले से थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसने अमित से कहा, शायद मुझे और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियसली लेने की कोशिश करूंगा। अमित मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है राजेश, आज तुमने मैनिपुलेशन को पहचानने का पहला कदम उठाया है।
आगे और भी बातें सीखोगे जो तुम्हें इस तरह की सिचुएशंस में मजबूत बनाएंगी। बस खुद से जुड़े रहो और हर चीज को थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करो। राजेश अब एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी जिंदगी को देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की चीजें उससे बहुत कुछ कह रही थीं, बस उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ था जो उसे सीखना था, पर अब वो अपने डिसीजंस को अपने हिसाब से लेने के लिए तैयार था। अमित ने उसे विदा करते हुए कहा, यह जर्नी अभी शुरू हुई है और तुम जितना अवेयर रहोगे तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आती जाएगी। हर दिन एक नए सवाल से शुरू करना और हर जवाब में खुद को ढूंढना, यही असली चैलेंज है। राजेश ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका हर दिन अब एक नई दिशा में जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने अमित से मिली बातों पर ध्यान दिया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कैसे वो अपने आसपास की चीजों से प्रभावित हो रहा है। चाहे वह टीवी के विज्ञापन हो, सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स हो या फिर दोस्तों की बातें, सब कुछ एक सट्टल तरीके से उसकी सोच और फैसलों को प्रभावित कर रहे थे। इस अवेयरनेस ने उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा दिया था, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि अभी उसे और बहुत कुछ समझना बाकी है। एक दिन राजेश और अमित फिर से उसी पार्क में मिले। इस बार राजेश के चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता और गंभीरता थी। उसने अमित से कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मैं अपने डिसीजंस को लेकर थोड़ा सावधान रहने लगा हूं, पर अब भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसीजंस खुद नहीं ले रहा हूं, बल्कि कोई और सटली मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा राजेश, इसका मतलब है कि तुम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। जब तुमने अवेयरनेस के बारे में सीखा था तो एक बुनियादी समझ बन गई थी। अब मैं तुम्हें अगले स्टेप के बारे में बताना चाहूंगा। यह कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग नजेस। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, नजेस? ये क्या होता है? अमित ने समझाना शुरू किया। नज्ड का मतलब होता है एक सुबटल सा पुश, एक हल्का सा इशारा जो तुम्हें किसी खास तरीके से एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ये वो छोटी छोटी प्रॉम्प्ट्स होती हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, पर हमारी चॉइसेस को गहरे तक प्रभावित करती हैं। डॉट्सवर्थ ने इस बारे में कहा है कि हम अक्सर इन नजेस को पहचान नहीं पाते और अननोइंगली वही करते हैं जो ये नजेस हमें सटली सजेस्ट करते हैं। राजेश थोड़ा और इंटरेस्टेड हो गया। मतलब मेरे आसपास जो हो रहा है वो सब मुझे सटली गाइड कर रहा है और मुझे पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, अमित ने कहा। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां मेन्यू में कुछ खास आइटम्स को हाईलाइट किया गया है। अब तुम अपने पसंद के हिसाब से सोचते हो कि तुम्हें वो हाईलाइटेड आइटम ही ऑर्डर करना चाहिए, जबकि रेस्टोरेंट ने उसे हाईलाइट किया ताकि ज्यादा लोग उसे ऑर्डर करें। इसी को नज़र कहते हैं। ये एक सुबटल हिंट है जो हमारी चॉइस को गाइड करता है, बिना ये जताए कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तो ऐसा होता है, लेकिन हम इन नजेस को कैसे पहचान सकते हैं? अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहला स्टेप है ध्यान देना। जब भी तुम किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने वाले हो, खुद से पूछो कि ये डिसीजन तुम खुद ले रहे हो या कोई सटल हिंट तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है। इन प्रॉम्प्ट्स को पहचानना सीखो। जैसे सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे पोस्ट तुम्हें दिखाए जाते हैं जो तुम्हारी सोचने को प्रभावित करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सच में ट्रेंडिंग है, जबकि असल में वो प्लेटफॉर्म तुम्हें उसे देखकर प्रभावित करना चाहता है। राजेश को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि वो कितनी बार इन नजेस का शिकार हुआ था। उसने उत्सुकता से पूछा, और कहाँ कहाँ ये नजेस काम करते हैं? अमित ने हंसते हुए कहा, लगभग हर जगह। हमारे जीवन में बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पर हम ये सोचते हैं कि हमने वो डिसीजंस खुद लिए हैं। मान लो किसी शॉपिंग मॉल में तुमने देखा कि एंट्रेंस के पास ही कुछ आइटम्स डिस्काउंट पर रखे हैं। तुम्हें लगेगा कि ये आइटम्स खास हैं और डिस्काउंट का फायदा उठाकर उन्हें खरीद लेना चाहिए, जबकि सच ये है कि उन्हें स्ट्रेटेजिकली वहीं रखा गया ताकि तुम उन पर ध्यान दो और खरीद लो। यही सटल हिंट्स होते हैं, ये नजेस जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। राजेश ने सोचा कि इस अवेयरनेस के साथ तो उसकी जिंदगी बहुत बदल सकती है। उसने अमित से कहा, तो अगर मैं इन नजेस को पहचान सकूं तो क्या मैं अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियसली ले पाऊंगा?
अमित ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो अल्टीमेट गोल है। जब तुम इन सटल हिंट्स को पहचानने लगोगे तो तुम अपने चॉइसेस को ज्यादा कॉन्शियसली हैंडल कर पाओगे। ये अवेयरनेस तुम्हें एम्पावर करेगी। अब जैसे तुम एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो तो उनके मैसेज पर ध्यान दो। क्या वो तुम्हें सटली खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या वहां कुछ ऐसे वर्ड्स या विजुअल्स हैं जो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं? राजेश ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी डेली लाइफ में कितनी चीजें उसे सटली इन्फ्लुएंस कर रही थीं। उसने पूछा, तो मुझे हर डिसीजन में यही सोचना होगा कि कहीं ये भी नच तो नहीं? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हर बार तुम खुद को हर चीज से बचाओ, पर हां, खासकर जब तुम कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो, जैसे खरीदारी, किसी ओपिनियन को मानना या किसी खास विचार को अपनाना, तब खुद से पूछना कि कहीं ये भी नज का नतीजा तो नहीं। इस तरह तुम्हारे डिसीजन ज्यादा ऑनेस्ट होंगे और तुम मैनिपुलेशन से बचे रहोगे। राजेश के मन में अब और क्लैरिटी आ रही थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में ये अवेयरनेस एक नया पर्सपेक्टिव ला सकती है। इसका मतलब ये है कि मैं खुद को हर उस सिचुएशन में स्ट्रांग बना सकता हूं जहां मुझे सटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। उसने अमित से कहा। अमित ने राजेश की बात पर सहमति जताई और कहा, हां, ये तुम्हारे खुद को मजबूत बनाने का ही तरीका है और ये हर जगह काम आता है, जैसे किसी डिबेट में या किसी दोस्त की बात मानने में या फिर किसी खास विचारधारा को अपनाने में। जब तुम इन नजेस को समझते हो तब तुम अपने हर विचार, हर बिलीफ को ज्यादा गहराई से सोचने लगते हो। राजेश को यह बात बहुत ही वैल्यूएबल लगी। उसने कहा, तो मुझे अब हर बार जब भी मुझे कोई नज महसूस हो तो खुद से पूछना होगा कि क्या यह मेरी असली चॉइस है या किसी सटल मैनिपुलेशन का असर? बिल्कुल, यही समझना है। यह जर्नी लंबी है और तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि हर चीज को कैसे कॉन्शियसली देखना है। अमित ने उसे कॉन्फिडेंस दिया। राजेश अब अपने जीवन में अवेयरनेस और नजेस को पहचानने के तरीके सीख चुका था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन में ये बदलाव सकारात्मक असर डाल रहे थे। वह अपने डिसीजंस को लेकर पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो गया था और उसके मन में एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। एक दिन शाम को पार्क में अमित के साथ टहलते हुए राजेश ने पूछा, अमित, अब मैं इन सटल नजेस को पहचानना सीख गया हूं, लेकिन एक चीज अभी भी मुझे बहुत परेशान करती है, सोशल मीडिया। जब भी मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूं। क्या इसके बारे में भी कुछ सीखने की जरूरत है? अमित ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल राजेश, सोशल मीडिया का पुल एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अनअवेयर रहते हैं कि उनके थॉट्स और बिलीफ्स कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं। डॉट्सवर्थ ने इस पर भी बात की है और इसे रेसिस्टिंग सोशल मीडिया कहा है। इस हिस्से में वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करती है। क्या तुम जानना चाहोगे कि सोशल मीडिया तुम्हारे माइंड पर कैसे असर डालता है? राजेश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, मुझे जानना है। मैं अक्सर देखता हूं कि सोशल मीडिया यूज करने के बाद मेरा मूड या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब। पर यह क्यों होता है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अमित ने गंभीरता से समझाना शुरू किया। देखो राजेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट दिखाया जाता है वो सब एल्गोरिदम्स से डिसाइड होता है। ये एल्गोरिदम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट्स और बिहेवियर के हिसाब से तुम्हें वही कंटेंट दिखाए जो तुम्हारे माइंड को एंगेज करे। धीरे धीरे ये एक एको चेम्बर बन जाता है जहां तुम्हें सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो तुम पहले से बिलीव करते हो या जिन्हें तुम पसंद करते हो। इस तरह तुम्हारी बिलीव्स और स्ट्रांग हो जाती हैं और तुम अन्य पर्सपेक्टिव से दूर होते जाते हो। राजेश ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मतलब जो चीजें मैं देख रहा हूं वो सभी सच नहीं होती? सच तो होती है, अमित ने कहा, पर वो पूरी कहानी का एक हिस्सा होती है। सोशल मीडिया तुम्हें एक फिल्टर के जरिए इंफॉर्मेशन देता है और वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। इससे तुम्हारे विचार एक ही दिशा में चलते रहते हैं और तुम सोचते हो कि तुम्हारे थॉट्स और बिलीफ्स यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। यही एको चेम्बर का असर है। इसीलिए तुम देखोगे कि एक ही टॉपिक पर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग व्यूज रखते हैं और अपने ही व्यू पॉइंट्स में कॉन्फिडेंट रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। राजेश ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो फिर इस एको चेम्बर से कैसे बाहर निकला जा सकता है? अमित ने कहा, इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना और खुद को कंट्रोल करना कि कितनी देर तक तुम सोशल मीडिया पर हो। डॉट्सवर्थ का एक सुझाव है कि तुम अपने सोर्सेज को क्यूरेट करो। इसका मतलब है कि तुम कोशिश करो कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से इंफॉर्मेशन लो। जैसे अगर तुम न्यूज़ फॉलो करते हो तो सिर्फ एक ही सोर्स से मत सुनो, अलग अलग सोर्सेज से जानने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा माइंड बैलेंस्ड रहेगा और तुम एक ही व्यू पॉइंट में बंद नहीं हो जाओगे। राजेश ने सर हिलाया। मतलब मुझे अपने फीड को क्यूरेट करना होगा और उन अकाउंट्स को फॉलो करना होगा जो सिर्फ मेरे बिलीफ को कंफर्म नहीं करते बल्कि मुझे अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी समझाते हैं। अमित ने सहमति जताई। बिल्कुल, ये एको चेंबर से निकलने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही अपने सोशल मीडिया यूजेस को लिमिट करना भी जरूरी है। एल्गोरिदम का एक ही मकसद होता है, तुम्हें प्लेटफॉर्म पर जितनी देर तक हो सके रोके रखना। इसलिए वो तुम्हें वैसे पोस्ट्स और कंटेंट दिखाते रहते हैं जो तुम्हारा अटेंशन खींचते हैं। जब तुम अपनी स्क्रोलिंग पर कंट्रोल कर पाते हो तब तुम एक तरह से इन एल्गोरिदम्स का प्रभाव कम कर सकते हो। राजेश को अब ये बातें पहले से ज्यादा समझ में आने लगी थी। उसने थोड़े उत्साह के साथ कहा, मतलब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैं सोशल मीडिया कितनी देर यूज करूं और क्या देखूं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सेल्फ डिसिप्लिन का ही एक रूप है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा। जब तुम कॉन्शियस डिसीजन करते हो कि तुम कितनी देर सोशल मीडिया यूज करोगे और कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लॉज, तो तुम अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकते हो। ये इजी नहीं है, लेकिन समय के साथ ये हैबिट बन जाती है। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। मुझे सिर्फ इस पर ध्यान देना होगा कि मैं अपनी तरफ से हर बार सही डिसीजन लूं, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां मैं कंफ्यूज्ड फील करूं तो क्या करूं? अमित ने गंभीरता से कहा, तब तुम पॉज कर सकते हो। सोशल मीडिया पर दिखने वाला कंटेंट बहुत ही फास्ट पेस्ड होता है और यही वजह है कि हम कई बार इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी पोस्ट से बहुत प्रभावित हो रहे हो तो थोड़ा पॉज करो, सोचो कि क्या ये कंटेंट तुम्हें मैनिपुलेटेड करने के लिए बनाया गया है। अपने माइंड को शांत रखो और सोचो कि क्या ये सच में तुम्हारी रियल सोच है या सिर्फ कंटेंट का असर है। ये पॉज तुम्हें अवेयर रहने में मदद करेगा। राजेश को अब धीरे धीरे ये बातें समझ आने लगी थीं। उसने अमित से कहा, अब मुझे लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पर सेल्फ कंट्रोल रख सकूं तो मैं अपनी सोच को ज्यादा साफ और समझदार बना सकता हूं। अमित ने सहमति जताई। बिल्कुल, सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करो, खुद को उस पर डिपेंडेंट मत बनाओ। जब तुम इसे एक टूल की तरह देखोगे तो तुम मैनिपुलेशन से बच पाओगे और अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली ले पाओगे। अमित की बातें सुनकर राजेश का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। उसे अब महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे वो अपनी सोच और डिसीजंस को बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाने में सक्षम हो रहा है। अमित ने राजेश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो, इस जर्नी में पेशेंस और परसिवियरेंस की जरूरत है। तुम जितना अपने माइंड को अवेयर और बैलेंस्ड रखोगे उतना ही ज्यादा खुद के कंट्रोल में रहोगे। राजेश ने अमित का धन्यवाद किया और फिर से अपने जीवन में इन नई लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने का मन बना लिया। राजेश अब सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने फीड्स को क्यूरेट करना शुरू कर दिया था और अपने टाइम को कॉन्शियस डिसीजंस के साथ मैनेज कर रहा था। उसकी आत्मचेतना बढ़ रही थी और वह धीरे धीरे मैनिपुलेशन के खेल को समझने लगा था। एक शाम जब वह अमित के साथ एक कैफे में बैठा था, उसने एक नई बात पूछी, अमित, अब मुझे सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना आ गया है, लेकिन मुझे एक और बात समझनी है। जब मैं न्यूज़ और पॉलिटिक्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे अक्सर अथॉरिटी फिगर्स और उनके स्टेटमेंट्स पर सवाल उठाने में कठिनाई होती है। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। अमित ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। डॉट्सवर्थ के बुक में क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड कॉन्सेंसस पर भी बात की गई है। हमें अथॉरिटी फिगर्स और ग्रुप थिंक के प्रति स्केप्टिकल रहना चाहिए। अक्सर ये लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। राजेश ने ध्यान से सुना, पर यह करना कितना आसान है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि लोग अथॉरिटी फिगर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल, अमित ने कहा, इसलिए खुद से सवाल करना जरूरी है। जब हम अथॉरिटी फिगर्स या किसी ग्रुप के ओपिनियंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं तो हम ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं। इससे हम क्रिटिकल थिंकिंग खो देते हैं
और मिसलीडिंग नैरेटिव्स का हिस्सा बन जाते हैं। राजेश ने गहरी सांस ली और फिर से पूछा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? कभी कभी तो फैक्ट्स भी मिसलीडिंग हो सकते हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, यही तो चैलेंज है। पहला कदम यह है कि हमें अथॉरिटी से सवाल करना सीखना चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या यह सच है? क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है? क्या इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है? राजेश ने सोचा और फिर कहा, समझ गया, हमें स्केप्टिकली अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल सही, अमित ने कहा। आगे बढ़ते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि ग्रुप थिंक में कैसे फंसते हैं। जब लोग किसी ग्रुप में होते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे के विचारों को कंफर्म करने लगते हैं। ये उस स्थिति में होता है जब किसी ग्रुप में डिसेंटिंग वॉइसेस कम हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप समूह अपने ओपिनियंस को रीइंफोर्स करते हैं और किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ देते हैं। यह तो बहुत खतरनाक है, राजेश ने कहा। इससे तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक कहा, इसलिए तुम्हें ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब भी तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिले तो रिसर्च करो और उससे जुड़े दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझो, अमित ने समझाया। इसके लिए तुम्हें यह भी सीखना होगा कि ट्रस्टेड सोर्सेस कौन से हैं और कौन से नहीं। तो क्या मुझे अपने सोर्सेस को वेरीफाई करने के लिए फैक्ट चेकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? राजेश ने पूछा। बिल्कुल, अमित ने सिर हिलाते हुए कहा। फैक्ट चेकिंग टूल्स और रेप्यूटेबल न्यूज़ सोर्सेस का इस्तेमाल करके तुम अपने इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें बायस और प्रोपेगेंडा के बारे में भी जानना होगा। जब तुम किसी स्टोरी को पढ़ते हो तो एनालाइज करो कि क्या यह किसी विशेष व्यू पॉइंट को प्रमोट कर रहा है। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। लेकिन समटाइम्स जब मैं किसी अथॉरिटी फिगर को सुनता हूं तो मुझे उनके आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग लगते हैं। उस समय स्केप्टिसिज्म बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह सामान्य है, अमित ने कहा। अथॉरिटी फिगर्स की बातें अक्सर परसुएसिव होती हैं, इसलिए तुम्हें उनके स्टेटमेंट्स के साथ साथ उनके एक्शंस को भी देखना होगा। अगर कोई लीडर या अथॉरिटी फिगर किसी स्टेटमेंट को बढ़ावा दे रहा है तो उसके पास्ट एक्शंस को समझो। क्या उन्होंने अपने शब्दों के अनुसार काम किया है? क्या उनके एक्शंस उनके स्टेटमेंट्स से मेल खाते हैं? राजेश ने कहा, मतलब हमें उनके बिहेवियर को एनालाइज करना होगा ताकि हम ये समझ सकें कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। सही पकड़े हो, अमित ने कहा। जब तुम अथॉरिटी के बिहेवियर को क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो तुम ये समझ पाते हो कि क्या उनका मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। इस तरह से तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो। राजेश ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, तो मुझे सवाल पूछना और दूसरे व्यू पॉइंट्स पर ध्यान देना है। क्या कुछ और स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपना सकता हूं? हाँ, एक और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अमित ने बताया। जब तुम अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ चर्चा करते हो तो यह जरूरी है कि तुम अपनी ओपिनियंस को शेयर करो और दूसरों की बातें सुनो। इससे तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और तुम खुद को ओपन माइंडेड रख पाते हो। तो मुझे डिस्कशंस के दौरान अपनी ओपिनियंस के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को सुनना चाहिए, राजेश ने कहा। यह तो बहुत मददगार होगा। बिल्कुल। इसके अलावा तुम ऐसे फोरम्स और ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जहां लोग क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करते हैं। इस तरह की डिस्कशंस में भाग लेने से तुम अपने माइंड को और ज्यादा ओपन करोगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में जान पाओगे, अमित ने कहा। राजेश ने कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को चैलेंज कर सकता हूं और अपने ओपिनियंस को रिफाइन कर सकता हूं। इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, अमित ने उत्साह से कहा। और याद रखो, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी और कंसेंसस का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। यह एक हेल्थी स्केप्टिसिज्म है जो तुम्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। राजेश ने अपने आप में एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अथॉरिटी फिगर्स और ग्रुप थिंक के प्रति स्केप्टिकल रहेगा। वह अपने आसपास के लोगों से बातचीत करने और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, राजेश ने खुद को इस नई सोच के साथ ढालना शुरू कर दिया। उसने अपने आसपास के लोगों के साथ डिस्कशंस करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने डाउट्स और क्वेश्चंस को खुलकर रखने लगा। वह अपने फ्रेंड्स से पूछने लगा, क्या आपने इस विषय पर सोचा है? आपके क्या विचार हैं?
और इस तरह से उसने नए विचारों को जानने और समझने की कोशिश की। राजेश ने महसूस किया कि उसकी सोच में परिवर्तन आ रहा है। वह अब सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने अंदर स्केप्टिसिज्म का एक नया गुण विकसित किया। एक दिन जब राजेश ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा की, तो उसने देखा कि कई लोग अपने ओपिनियंस को बिना किसी सोच विचार के साझा कर रहे थे। राजेश ने उनके विचारों को सुना, लेकिन उसने भी अपनी थॉट्स रखी। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ लोग एक ही व्यू पॉइंट को प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम ये नहीं देख सकते कि उनके पीछे क्या मोटिव्स हो सकते हैं? उसकी बात सुनकर उसके दोस्तों ने उसे ध्यान से देखा। किसी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, कभी कभी हम भी अथॉरिटी के सामने अपनी सोच को छोड़ देते हैं। राजेश ने एक नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस की। उसने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उन्हें अपने सोर्सेस को एनालाइज करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्तों ने भी अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश की। इस तरह राजेश ने अथॉरिटी और कंसेंसस के खिलाफ स्केप्टिसिज्म विकसित किया और अपने दोस्तों को भी इस माइंडसेट में शामिल किया। उसने अपने माइंड को ओपन रखा और हमेशा सवाल पूछने की आदत बनाई। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गया था। राजेश के मन में एक नया विश्वास जाग चुका था। उसने समझ लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को समझना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपने जीवन को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए तैयार था और अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव डिसीजंस लेने की ओर अग्रसर हो रहा था। अमित की टीचिंग्स ने राजेश के जीवन को एक नया दिशा दिया था और अब वह अपने थॉट्स को कॉन्शियस डिसीजंस के साथ मैनेज करने के लिए तैयार था। उसने ये ठान लिया कि वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना करेगा। बस उसे अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते रहना था और हमेशा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड बनाए रखना था। अगली बार जब राजेश और अमित मिले तो राजेश ने कहा, धन्यवाद अमित, मुझे ये सब सिखाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं अब मैनिपुलेशन को समझ सकता हूं और उससे बच सकता हूं। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर एक नई सोच और अवेयरनेस विकसित हो रही है। इसी तरह सीखते रहो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करो। राजेश ने इस कॉन्वर्सेशन के बाद अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने सोचा, अब मैं मैनिपुलेशन से नहीं डरूंगा। मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और अपने माइंड को ओपन रखूंगा। वास्तव में मानसिक फ्रीडम प्राप्त करने का मतलब है कि तुम्हें अपने माइंड को स्वतंत्र रखने की निरंतर प्रक्रिया में लगना होगा। डॉड्सवर्थ के बुक में डेवलपिंग मेंटल ऑटोनॉमी का भी जिक्र है, जो इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वायत्तता, इसका मतलब क्या है? राजेश ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम अपने विचारों और निर्णयों में स्वतंत्र हो। इसका आधार क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म पर होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुद अपने विचारों का मालिक हो और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचना तुम्हारा अधिकार है, अमित ने समझाया। लेकिन यह कैसे संभव है? हम तो लगातार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़ और सोशल मीडिया। क्या हम हमेशा इनसे बच सकते हैं? राजेश ने आशंका व्यक्त की। बिल्कुल नहीं राजेश, ये इन्फ्लुएंसेस हमारे चारों ओर हैं और तुम इन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकते, लेकिन तुम अपने माइंड को गार्ड कर सकते हो। तुम जितना अधिक क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर होगा। तुम्हें अपने विचारों को चैलेंज करने और उन्हें क्वेश्चन करने की आदत डालनी होगी, अमित ने कहा। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने डेली लाइफ में इस मेंटल ऑटोनॉमी को विकसित करने के लिए कॉन्शियसली प्रयास करना होगा, राजेश ने समझा। सही कहा। तुम्हें अपने विचारों को जांचने के लिए नियमित रूप से समय निकालना होगा। जैसे जब तुम कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो तो खुद से पूछो कि क्या यह जानकारी क्रेडिबल है, क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है और इससे तुम्हारी सोच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, अमित ने उदाहरण दिया। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे हमेशा स्केप्टिकल रहना होगा, भले ही मैं किसी ट्रस्टेड सोर्स से जानकारी ले रहा हूं। बिल्कुल, यह हैबिट डेवलप करने में समय लगेगा, लेकिन एक बार जब तुम इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लोगे तो तुम्हारे लिए इससे दूर रहना मुश्किल होगा। यह तुम्हें एक बेटर डिसीजन मेकर बना देगा,
अमित ने कहा। क्या और कुछ है जो मैं अपने मेंटल ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं? राजेश ने पूछा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज है, नॉलेज को लगातार बढ़ाना। तुम्हें न केवल करंट इवेंट्स के बारे में जानना चाहिए, बल्कि तुम्हें डाइवर्स व्यू पॉइंट्स और सब्जेक्ट्स पर भी पढ़ना चाहिए। इससे तुम्हारी सोच व्यापक होगी और तुम बेटर जजमेंट कर पाओगे, अमित ने सलाह दी। राजेश ने कहा, समझ गया। मैं अपने रीडिंग हैबिट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूंगा। और क्या कोई और स्ट्रैटेजी है? हाँ, तुम्हें लोगों के साथ डिस्कशंस करने का भी अभ्यास करना चाहिए। जब तुम दूसरे लोगों से बात करते हो तो तुम्हारे विचारों में डेप्थ आती है और तुम अपने आइडियाज को चैलेंज करने का मौका पाते हो। इससे तुम्हारी मेंटल ऑटोनॉमी को और बढ़ावा मिलेगा, अमित ने कहा। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया। यह तो बहुत अच्छा है। मुझे अपने सर्कल में ऐसे लोगों को शामिल करना होगा जो मुझे इंटेलेक्चुअली चैलेंज कर सकें। बिल्कुल। और कभी कभी तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी जाना पड़ेगा। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी सोच में बदलाव आता है, अमित ने कहा। क्या तुम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे सकते हो जिनसे मैं अपनी मेंटल ऑटोनॉमी को और बढ़ा सकूं? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, तुम ऐसे डिबेट्स या डिस्कशंस में शामिल हो सकते हो जहां पर विभिन्न विचारों का आदान प्रदान होता है। इस तरह की एनवायरनमेंट्स में तुम्हें अपनी सोच को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करने में संकोच होता है तो तुम्हें खुद को उन टॉपिक्स पर खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करना होगा, अमित ने सलाह दी। यह तो बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, राजेश ने कहा। याद रखो, यह एक प्रोसेस है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। कभी कभी तुम गलत भी हो सकते हो, लेकिन यही सीखने का हिस्सा है। अपने आप को एक्सेप्ट करो और खुद को डेवलप करते रहो, अमित ने कहा। कुछ दिनों बाद राजेश ने एक लोकल डिबेट क्लब ज्वाइन किया। वहां उसने कई नए विचारों को सुना और अपने विचारों को साझा किया। पहले तो उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। वह जानने लगा कि दूसरों के विचारों से उसे नई पर्सपेक्टिव्स मिल रही हैं। एक दिन जब वह एक हीटेड डिबेट में भाग ले रहा था तो उसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि हमें अथॉरिटी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने विचारों को चैलेंज करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को भी सुनना चाहिए। यही मेंटल ऑटोनॉमी का एसेंस है, राजेश ने कहा। उसे अपने शब्दों में एक नई ताकत महसूस हुई। उसके साथी सदस्य भी उसकी बातों पर गौर कर रहे थे। इसने उसे कॉन्फिडेंस दिया और उसने खुद को और भी खुलकर एक्सप्रेस किया। इस तरह राजेश ने धीरे धीरे अपने मेंटल ऑटोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया और अपने विचारों को एनालाइज किया। वह जानने लगा कि कैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उसकी सोच को प्रभावित कर रहे थे और उसने अपने माइंड को गार्ड करने की कोशिश की। एक दिन जब वह अमित से मिलने गया तो उसने अपने अनुभव साझा किए। अमित, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सोच में और अधिक फ्रीडम पा रहा हूं। मैं अब अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा राजेश। यही तो मेंटल ऑटोनॉमी का हिस्सा है। अब तुम्हें इसे बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, अमित ने प्रोत्साहित किया। मैं हमेशा अपने माइंड को ओपन रखूंगा और स्केप्टिसिज्म बनाए रखूंगा। मैं जानता हूं कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन मैं तैयार हूं, राजेश ने आत्मविश्वास से कहा। यही एटीट्यूड तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जैसे जैसे तुम खुद को चैलेंज करते रहोगे, तुम अपने थॉट्स को और मजबूत बनाते रहोगे और यह तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाएगा, अमित ने कहा। राजेश ने अमित की बातों को ध्यान से सुना और उसने सोच लिया कि वह हमेशा अपने मेंटल ऑटोनॉमी को डेवलप करता रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने विचारों को फ्रीडम देने के लिए और अधिक प्रयास करेगा और अपने माइंड को इन्फ्लुएंस से दूर रखने का प्रयास करेगा। इस तरह राजेश ने अपने जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म को अपनाया। वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अब उसके पास उस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज थे। उसने अपने मन में एक मंत्र बना लिया, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपने माइंड को गार्ड करूंगा और हमेशा सीखता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।